आधुनिक समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा सैन्य सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए गुप्तचरों का प्रयोग होता है। परंतु प्राचीन भारत का क्या? क्या प्राचीन भारत में भी गुप्तचरों की ऐसी प्रणाली वर्तमान थी? क्या प्राचीन स्रोतों में हमें गुप्तचरों संबंधित ऐसे साक्ष्य मिलते हैं? प्रस्तुत वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को खोजने का प्रयास करेंगे। यदि हम आरंभ वैदिक काल से करें तो हम पाते हैं कि वैदिक ग्रंथों में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वैदिक राजा गुप्तचरों का प्रयोग किया करते थे। यदि हम इन संदर्भों को पढ़े तो हम पाते हैं कि वैदिक ग्रंथों में गुप्तचरों के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन गुप्तचरों का प्रयोग वैदिक राजा जनता के व्यवहार पर दृष्टि रखने के लिए किया करते थे। यदि हम रामायण एवं महाभारत को देखें तो इन ग्रंथों में गुप्तचरों को राजा की आंखें बताया गया है और इस विवरण को बाद के ग्रंथों में भी प्रयोग किया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया जाता है कि जैसे गाय गंध से, पुजारी ज्ञान से, वैसे ही राजा गुप्तचरों के सहारे देखता है। इससे मिलता जुलता विवरण हमें गरुड़ पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, जहां कहा गया है एक अंधा राजकुमार अपने गुप्तचरों की आंखों से देख सकता है, लेकिन एक अज्ञानी राजा सदैव अंधेरे में ही रहता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में राजा को चरचक्षु की उपाधि दी गई है, अर्थात गुप्तचरों के माध्यम से देखने वाला। हालांकि रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रंथों में गुप्तचरों का वर्णन है, परंतु जब हम बात करते हैं कि एक राज्य में गुप्तचर प्रणाली कैसे कार्य करती है तो इसका विस्तृत वर्णन हमें महाभारत में पढ़ने को मिलता है। और महाभारत के लिए गुप्तचर कितने महत्वपूर्ण हैं इसका अंदेशा हमें शांति पर्व के एक अंश से लग सकता है, जहां राज्य के 8 भाग बताए गए हैं और इन 8 भाग में से एक भाग गुप्तचरों का है। महाभारत और रामायण में भी गुप्तचरों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया है और यदि हम जहां जहां गुप्तचरों का विवरण आया है महाभारत में उसका विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत में 2 विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है। प्रथम थे वहिश्चरः, वे गुप्तचर जो दूसरे राज्यों में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जाते थे। अंतश्चरः, वे गुप्तचर जो राज्य के भीतर ही कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी गुप्तचर प्रणाली का वर्णन है। पाणिनि गुप्तचरों द्वारा जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था उसके लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि गुप्तचर प्रणाली का इतिहास अति प्राचीन है, परंतु यदि हम बात करें कि एक ऐसा स्रोत जिसमें हमें गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत वर्णन मिलता है तो वह प्राचीन स्रोत केवल कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर राज्य के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और जो यह गुप्तचर प्रणाली है कौटिल्य मोटे तौर पर उसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्थिर गुप्तचर और अस्थिर गुप्तचर। एक राज्य के विभिन्न गुप्तचर समूह इन 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते थे और एक गुप्तचर समूह का एक अध्यक्ष होता था। कौटिल्य यह स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि एक गुप्तचर समूह की जो कार्य प्रणाली थी वह दूसरे गुप्तचर समूह से भिन्न होती थी और एक गुप्तचर समूह को दूसरे गुप्तचर समूह के विषय में कोई जानकारी नहीं होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था से कौटिल्य ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि गुप्तचर एकजुट होकर राज्य को चुनौती न दे सके, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यदि एक गुप्तचर या गुप्तचरों का एक समूह शत्रु राज्य द्वारा पकड़ भी लिया गया तब भी राज्य की जो गुप्तचर प्रणाली है वह बनी रहेगी, क्योंकि यदि मान लीजिए शत्रु राज्य ने एक गुप्तचर या एक गुप्तचर के जो समूह है उसको पकड़ भी लिया तब भी वह चाहकर जो पूरे राज्य की गुप्तचर व्यवस्था है उसके विषय में कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि कौटिल्य की जो कार्य प्रणाली थी उसमें एक गुप्तचर समूह दूसरे गुप्तचर समूह से अनभिज्ञ था। अब यदि हम बात करें कौटिल्य द्वारा किस प्रकार से 2 श्रेणियों में गुप्तचरों को विभाजित किया जाता है, अस्थिर गुप्तचर और स्थिर गुप्तचर, तो यदि हम स्थिर गुप्तचरों की बात करें
तो कौटिल्य का यह मानना है कि स्थिर गुप्तचर तैनात होते थे राज्य के भीतर और मूलतः इन गुप्तचरों को राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात किया जाता था और कौटिल्य इन स्थिर गुप्तचरों को जिस प्रकार का कार्य इन्हें सौंपा गया था उसके आधार पर 5 भागों में विभाजित करते हैं। हालांकि स्थिर गुप्तचरों को हम स्थिर गुप्तचर तो कह रहे हैं, परंतु ऐसे भी कई वर्णन आए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिससे यह प्रतीत होता है कि कई बार इन स्थिर गुप्तचरों को राज्य के बाहर भी कार्य करने के लिए भेजा जाता था। यदि हम दूसरे प्रकार अर्थात अस्थिर गुप्तचरों की बात करें तो कौटिल्य इन गुप्तचरों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग था सत्रण, अर्थात वह गुप्तचर जिनका मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना होता था। इस प्रकार के गुप्तचर अधिकतर तो अनाथ होते थे जिनका भरण पोषण राज्य द्वारा किया जाता था। राज्य इन गुप्तचरों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करता था। अपितु इन गुप्तचरों का मूल्य कार्य तो जानकारी इकट्ठा करना था, लेकिन हम पाते हैं कि इसके अतिरिक्त यह गुप्तचर राजा की नीतियों के पक्ष में प्रचार भी करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक और मुख्य कार्य इन गुप्तचरों का राजा के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाना भी था। यदि हम दूसरे प्रकार के अस्थिर गुप्तचरों की बात करें तो कौटिल्य इन गुप्तचरों को तीक्ष्णा की संज्ञा देते हैं। इन गुप्तचरों का मुख्य कार्य हत्या करना होता था और इन गुप्तचरों के लिए कौटिल्य लिखते हैं, यह गुप्तचर वीर हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सोचना छोड़ दिया है और वह धन, हाथी या जंगली जानवर के लिए लड़ेंगे। तीसरे प्रकार के अस्थिर गुप्तचरों को कौटिल्य रसदाह कहते थे। इन गुप्तचरों का मुख्य कार्य विष देना होता था और इस प्रकार के जो गुप्तचर थे इनकी विशेषता बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि इन गुप्तचरों को अपने परिजनों से कोई स्नेह नहीं है, यह क्रूर एवं अकर्मण्य होते हैं। चौथे प्रकार के अस्थिर गुप्तचर परिव्राजिका कहलाते थे। यह गुप्तचर घुमंतु भिक्षुणियां अधिकतर ब्राह्मणी हुआ करती थीं और क्योंकि यह निर्धन एवं विधवा थी इसीलिए उन्होंने अपनी आजीविका सुरक्षित करने के लिए एक गुप्तचर बनने का निर्णय लिया था। कौटिल्य का यह तर्क है कि राजा एवं उच्च अधिकारी इन भिक्षुणियों का सम्मान करते हैं तो इन भिक्षुणियों को राजा एवं उच्च अधिकारियों के महल के निकट जाकर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अस्थिर और स्थिर गुप्तचरों के इस प्रकार के विभाजन को हम नीतिसार, जो कि 5वीं शताब्दी में कामंदक द्वारा लिखा गया था, उस ग्रंथ में भी देख सकते हैं। परंतु इस ग्रंथ में हम पाते हैं कि जो यह 2 प्रकार के गुप्तचर थे इनके जो उप विभाग हैं इसमें थोड़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है यदि हम इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करें तो। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति जैसे ग्रंथों में भी गुप्तचरों का वर्णन आया है। इन विभिन्न ग्रंथों में गुप्तचरों द्वारा एक प्रकार के कोड या सांकेतिक भाषा के प्रयोग का वर्णन भी आया है। कुछ ग्रंथों में इस सांकेतिक भाषा या कोड को गूढ़ लेख कहा गया है। यदि हम मुद्र राक्षस की बात करें, जो कि 4वीं एवं 8वीं शताब्दी के बीच लिखा हुआ एक संस्कृत नाटक है, तो इसमें हमें यह पता चलता है कि गुप्तचरों द्वारा एक विशेष लिपि का प्रयोग भी किया जाता था। गुप्तचरों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग जानकारी देने के लिए किया जाता था, इसका विवरण हमें महाभारत के प्रसिद्ध लाक्षागृह प्रसंग में पढ़ने को मिलता है। इस प्रकरण में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदुर द्वारा 2 गुप्तचरों को युधिष्ठिर के पास भेजा जाता है और इन गुप्तचरों का कार्य युधिष्ठिर को यह बताना था कि दुर्योधन ने एक पूरा षड्यंत्र रचा है पांडवों की हत्या करने के लिए। महाभारत में यह बताया गया है कि यह जो 2 गुप्तचर थे विदुर के, इन्होंने युधिष्ठिर से वार्तालाप करने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया। इस साक्ष्य से कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि कभी कभी गुप्तचर जानकारी देने के लिए विदेशी भाषा का भी प्रयोग किया करते थे। अब यदि हम इस प्राचीन भारत की जो गुप्तचर प्रणाली थी इसके मुख्य कार्य की बात करें तो वह था राज्य की सुरक्षा। इस सुरक्षा को 3 प्रकार से सुनिश्चित किया जाता था। प्रथम, शत्रु की गुप्तचर प्रणाली को नष्ट करके शत्रु के अधिकारियों के बीच मतभेद के बीज बोकर
शत्रु सेना में भय उत्पन्न करके आदि। इसके अतिरिक्त गुप्तचरों का प्रयोग एक राजा द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के चरित्र एवं निष्ठा के परीक्षण के लिए भी किया जाता था। और कौटिल्य यह सुझाव देते हैं कि एक राजा को उन्हीं अधिकारियों को रखना चाहिए जिनका परीक्षण इस प्रक्रिया द्वारा किया जा चुका हो। इसके साथ साथ प्रजा की राय और उसकी मनस्थिति जानने के लिए भी गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के जो सार्वजनिक स्थल थे उसमें जो विवाद हो रहे हैं उससे जनमत का ज्ञान लिया जाता था और इन गुप्तचरों से यह अपेक्षा रखी जाती थी कि यदि राजा के प्रति जनता में कोई असंतोष है तो इसकी जानकारी शीघ्र यह गुप्तचर राजा को देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्तचरों का मुख्य कार्य क्या था। अब यदि हम बात करें कि यह गुप्तचर कहाँ से आते थे या समाज के किस वर्ग से आते थे, तो हम पाते हैं कि सामान्यतः समाज के सभी वर्गों से गुप्तचरों को लिया जाता था, परंतु यह माना जाता था कि ब्राह्मण गुप्तचर सबसे योग्य एवं विश्वसनीय होते थे। इसका मूल कारण तो यह था कि यदि एक ब्राह्मण गुप्तचर पकड़ा भी जाए तब भी अधिकारी उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता था। कौटिल्य भी इस गुण के कारण गुप्तचरों के रूप में ब्राह्मणों को प्राथमिकता देते हैं। और यदि हम मुद्र राक्षस की बात करें जो कि एक नाटक है, उसमें हमें बताया जाता है कि कौटिल्य द्वारा एक ब्राह्मण गुप्तचर को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम इंदु शर्मन था। अब आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था कैसी थी इस पर बात की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।